हे बच्चा लोग, ड्रीम बैच में आप सभी का वापस से स्वागत है और हम ग्रामर के लेक्चर नंबर 08 में हैं। सो आज अपन लोग जो है स्टार्ट करें क्लास और आज के सेशन को आगे बढ़ाएं। उसके पहले सारे के सारे बच्चे लोग जो है प्रेजेंट का मार्क रखेंगे और सारे के सारे बच्चे फटाफट ज्वाइन कीजिए सेशन को। और आपको पता है कि फूड पॉइजनिंग मुझे हो रखी है और अभी भी मैं रिकवर नहीं हुआ हूँ फूड पॉइजनिंग से। तो सारे के सारे बच्चे लोग जो है फटाफट जो है लाइव जितने भी बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे बच्चे लोग जो है फटाफट प्रेजेंट का मार्क लगाएं। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो यूट्यूब पे, जो बच्चे जो है इस पे देख रहे हैं वो सारे के सारे बच्चे इस पे। ठीक है, फटाफट सब लोग जो है ज्वाइन करें ताकि सेशंस को और आगे बढ़ाया जा सके। और मैं बाकी बच्चों को थोड़ा बहुत नोटिफिकेशन भेज दूं ताकि वो लोग आ जाएं और क्लास अपन लोग स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो देखो बच्चा लोग, एक बात तो आप ऐसे समझो कि हम लोग सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और सेशन को और आगे बढ़ाते हैं और आगे की तरफ ले चलते हैं। और इस वीक के बाद मैं कई सारे बच्चों को बाहर निकालने वाला हूं बैच से। जो लोग रेगुलर नहीं हैं, जो रेगुलर नहीं रह रहे हैं, जो लोग रेगुलर और सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चा लोग जो है वो इस बैच से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो सब लोग फटाफट जो है प्रेजेंट का मार्क लगाओ। सूर्या, विशाल, जोनेश, रितेश, अभिजीत। यार कमेंट्स बहुत तेजी से निकल रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो अपनी हैशटैग की लाइन भी चलानी पड़ेगी आप सब लोगों को, क्योंकि नवीन यादव ये यूट्यूब पे बच्चे हैं। तो बच्चा ये पेड कोर्स है और इसके लिए आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे आके जो है आपको पहले पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद सिर्फ इस वीक तक ये क्लास ऐसी है जो यूट्यूब पे चल रही है, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा बहुत इशू हो सकता है तो कुछ बच्चे इधर उधर बच जाते हैं। ठीक है, तो सब लोग फटाफट जो है नीचे प्रेजेंट का मार्क लगाइए। और ये जो बैच है स्पेशली सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ड्रीम बैच ज्वाइन कर रखा है। तो इस वीक के बाद ये क्लासेस यूट्यूब की खत्म कर दी जाएगी और मोबाइल एप्लीकेशन पे पूरा प्रॉपर तरीके से चलेगी। ठीक है, सब लोग फटाफट प्रेजेंट का मार्क लगाएं, हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग सेशंस में एक काम करने वाले हैं बच्चा लोग, कि मैंने आपको बोला था कि आपकी रीजनिंग का कंटेंट का ख्याल मैं रखूंगा और आपके जो है जीएस के कंटेंट का ख्याल मैं रखूंगा और मैथ्स के कंटेंट का ख्याल भी मैं रखूंगा। तो मैंने आपको बोला था, मैंने सितांशु सर से बात किया है और सितांशु सर से बात करने के बाद मैं उनको कन्विंस कर पाया कि वो जो है अपने कोर्स की जो प्राइस है वो ड्रॉप कर दें, और उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। और ड्रॉप करके जो है हम जो कोर्स की प्राइस है वो बहुत कम लेके आए हैं। जनरली इनका जो कोर्स का प्राइस है ये 1000 रुपये पे लिस्टेड था, लेकिन मैंने इसको आपके लिए स्पेशली जो है 200 रुपये का करवा लिया है। तो आप ऐसा समझिए कि जितने बच्चे लोग जो है ड्रीम बैच को ज्वाइन किए हो, आप लोग ऐसे समझिए कि रीजनिंग को सिर्फ और सिर्फ 60 से लेके 65 घंटे पढ़ना है। 60-65 घंटे से ज्यादा आपको रीजनिंग का बैच नहीं पढ़ना है, ये एक बात आप सही से समझ लीजिए। इससे ज्यादा आपको एसएससी के लिए रीजनिंग पे समय देने की जरूरत नहीं है। 60 से 65 घंटे देना है बस, और 60 से 65 घंटे में आपकी रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क आराम से आ जाएगा। और सितांशु सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये मेरी रिक्वेस्ट नहीं है, ये मतलब मैं आपको साफ साफ एकदम क्लियर कट तरीके से बोल रहा हूँ कि जो बच्चा ड्रीम बैच में पढ़ाई कर रहा है और जो ये चाह रहा है कि इस बार उसका रिजल्ट मैं निकालूं, तो सारे के सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर ले। अगर आप रीजनिंग की पढ़ाई कर रहे होगे तो इवन तो आप अगर बुक भी परचेज करोगे तब भी इससे ज़्यादा ज़्यादा कीमत लगा के आप इसे परचेज कर रहे होगे। तो अभी आपको क्या काम करना है कि इस बैच को ले लेना है चुपचाप, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये 60 से लेके 65 घंटे पढ़ना है। और मुझे रीजनिंग में आप सभी बच्चों का फेज 1 में 50 में से 50 स्कोर चाहिए। मतलब अगर मैं ये कहूं तो 48 नंबर तक आप जा सकते हो, बस इतना। 48 से लेके 50 में 50 अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और अगर आप चाहते हो कि आप रैंक बना पाओ एसएससी सीजीएल के एग्जाम में, तो आपको इतने नंबर चाहिए होते हैं रीजनिंग में, 48 या 50 में। तो मैं 2015 में मैंने पेपर दिया था, 2015 में मेरे जो है 50 नंबर थे, 2016 में भी मेरे 50 नंबर पूरे थे रीजनिंग में। तो रीजनिंग इतना हाई नहीं है कि 60-65 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ाई करनी होगी। तो सिर्फ 60-65 घंटे मैंने स्पेशली जो है सितांशु सर को बोला है कि आपको सिर्फ 60 और 65 घंटे पढ़ाना है। मैं कंटेंट जो है बता दूंगा कौन कौन सा कंटेंट आपको पढ़ाना है। 60-65 घंटों में आपको रीजनिंग अच्छे से करा देंगे और 60-65 घंटों में रीजनिंग पढ़ के आपका काम हो जाएगा। तो आप सारे के सारे बच्चे इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें। जो बच्चे यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे लिंक दिया हुआ है, और जो बच्चे मोबाइल एप्लीकेशन पे देख रहे हैं वो बच्चे जो है उनके लिए मैं एक नोटिफिकेशन सेंड कर दूंगा कि ये स्पेशली मेरी रिकमेंडेशन है और ये एक मैंडेटरी कंडीशन भी है, आप इस बैच को ज्वाइन कर लो। मैं जीएस का भी बैच आपको 100-200 रुपए में ला लूंगा, और अभी मैं टीचर से बातचीत कर रहा हूँ, अच्छे टीचर मिलेंगे तो मैं ला लूंगा। ये बैच मेरा सपना है, इस बैच को
इस बैच के बाद मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट तभी दे पाओगे जब आप मेरे हिसाब से सारे सब्जेक्ट पढ़ो। आप अपने हिसाब से सारे सब्जेक्ट पढ़ोगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए मैं सारे के सारे सब्जेक्ट को कम प्राइस पे लेके आ रहा हूं ताकि आप ड्रीम बैच को सफल बना सको। ड्रीम बैच मुझे भी सफल बनाना है, ड्रीम बैच आपको भी सफल बनाना है और सक्सेस होना है। तो ये सारे के सारे बच्चों को इसे ज्वाइन करना है और ये ज्वाइन करना है। मतलब आप में से कोई बच्चा इस बैच को ज्वाइन करने से मना नहीं करेगा, क्योंकि मैं ये 60-65 घंटे आपके मॉनिटर कर पाऊंगा और इसके बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि एक बार में सीजीएल का एग्जाम क्लियर हो तो ये 60-65 घंटे से ज्यादा आपको बाहर पढ़ना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ यही 60-65 घंटे पढ़ाई करना है। इसी तरीके से मैं जीएस का बैच ही जल्दी से लेके आ जाऊंगा। और ध्यान रखिए, जो बच्चा ड्रीम बैच का है सिर्फ उसी के लिए प्राइस है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ड्रीम बैच का नहीं है, अगर वो इसे परचेज करता है, लाइक यूट्यूब पे भी ये वीडियो चल रही है, तो अगर इसे परचेज करता है तो उसको बैच से बाहर निकाल दिया जाएगा। ड्रीम बैच होना उसके लिए, उसके पास होना मैंडेटरी कंडीशन है। तो सिर्फ ड्रीम बैच वाले बच्चों के लिए 200 रुपए है। बाकी कोई भी अगर इसे ज्वाइन करना चाहता है तो 999 रुपए में उसे ज्वाइन कर सकता है। तो 15 तारीख तक ये आप लोगों के पास जो है 200 रुपए में आपको मिलेगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और 15 तारीख के बाद ये बंद कर दिया जाएगा। और ड्रीम बैच के जो बच्चे हैं, जो अभी वाले बच्चे हैं, वो एनरोल कर ले, क्योंकि इसके बाद जो बच्चे आएंगे उनका सिलेक्शन मुझे नहीं लगता कि इस बार होने के चांसेस है, क्योंकि टाइम पे डिले होने लगता है। तो सारे के सारे लोग फटाफट इसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। और तो ड्रीम बैच में जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे इसको ज्वाइन कर लो। ये मैंडेटरी कंडीशन है। और 200 रुपए, आप समझ रहे हो ना, किताब की भी कीमत नहीं है। और आप समझो 60-65 घंटे टीचर को अच्छे से पढ़ाना है। तो चलो अपन लोग चलते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में जो हम रूल डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ रूल इस तरीके से है कि आज हम बेसिकली एक ऐसी चीज जो है ग्रामर में डिस्कस करने वाले हैं। एक होता है हमारा बच्चा आम बोलचाल की भाषा। हम आम बोलचाल की भाषा में शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हमें लगता है कि ये ग्रामेटिकल रूप से सही होता है और आपके एग्जाम पे इससे जो है कई सारे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो आप सभी बच्चा लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये सारे के सारे शब्द करेक्ट नहीं होते हैं। तो ये जो सारे के सारे शब्द हैं वो ऐसे हैं, जैसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि वो मेरा कजिन ब्रदर है या वो मेरा कजिन सिस्टर है। आपने भी बोला होगा, हमने भी बोला होगा कि वो मेरा जो है चचेरा भाई है, चचेरी बहन है। हम ऐसा बोलते हैं इन जनरल। तो कजिन ब्रदर बोलते हैं, कजिन सिस्टर बोलते हैं। ये हम साधारण या आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, बहुत कॉमन यूसेज है। इसके बाद आपने सुना होगा पिक पॉकेटर। पिक पॉकेटर जो पॉकेट मार आदमी होता है उसको बोलते हैं पिक पॉकेटर। तो पिक पॉकेटर हम आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। जनरली आपने सुना होगा कि हम बोलते हैं व्हाट इज योर गुड नेम। आपने अक्सर करके देखा होगा, हिंदी में हम बोलते हैं भैया आपका शुभ नाम क्या है। अंग्रेजी में कई बार बोल देते हैं व्हाट इज योर गुड नेम, बोलते हैं। ये आम बोलचाल की भाषा है लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। इसी तरीके से हम बोलते हैं हमने बड़ा मिस्टेक कर दिया, बिग ब्लंडर कर दिया। हमने क्या कर दिया? बिग ब्लंडर कर दिया। कई बार होता ना, फाइनल कंक्लूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइनल कंक्लूजन बोलते हैं। इसी तरीके से हम स्ट्रॉन्ग ब्रीज बोलते हैं या फिर बैड ड्रीम बोलते हैं। बैड ड्रीम का मतलब ये होता है कि अब बुरा सपना देखा हमने, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं तुम बहुत प्राउडी हो, बोलते हैं ना तुम बहुत प्राउडी हो भाई। उसके बाद कई बार बोलते हैं अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। या फिर हम कई बार बोलते हैं एंग्री मॉब। क्या बोलते हैं? एंग्री मॉब बोलते हैं। या फिर हम मतलब ये तो है। और एक ये चीज है जो लास्ट क्लास से है, आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है। एक शब्द है स्टेशनरी और दूसरा शब्द है स्टेशनरी, ठीक है। तो जब हम अनकाउंटेबल नाउन पढ़ रहे थे तो हमने स्टेशनरी शब्द का इस्तेमाल किया था, उसमें स्पेलिंग में मिस्टेक था, टाइपो एरर था। जो ये ए होता है, जो स्टेशनरी होता है, इसका ये मतलब है स्थिरता। स्थिरता। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया स्थिर ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? इसका मतलब होता है स्थिर ऑब्जेक्ट। लेकिन जो स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हमको इस्तेमाल करना होता है वो है स्टेशनरी। इसकी स्पेलिंग में ई आता है। ये वो होती है जहां पे आप स्टेशनरी के शॉप पे जाते हो, जहां पे आप किताब परचेज करते हो, पेन परचेज करते हो, बाकी सारी चीजें परचेज करते हो। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखना होगा कि इनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। ये स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन है, ये स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिरता। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद आप समझिए कि ये हम आम बोलचाल की भाषा में बच्चा लोग इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम कजिन ब्रदर बोलते हैं, कजिन सिस्टर बोलते हैं, पिक पॉकेटर बोलते हैं, गुड नेम बोलते हैं, बिग ब्लंडर बोलते हैं, फाइनल कंक्लूजन बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रीज बोलते हैं, बैड ड्रीम बोलते हैं, प्राउडी बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू मी और एंग्री मॉब बोलते हैं। इन शब्दों को लेके कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जब हमारे सेंटेंस में आता है तो बच्चा हमको कभी ये पता नहीं चलता है कि ये सेंटेंस सही है या सेंटेंस सही नहीं है। बात समझिए, ये सेंटेंस सही है, सेंटेंस सही नहीं। हमको लगता है सब कुछ सही है क्योंकि हमने इन शब्दों का जो है आपस में जो है बातचीत में कई बार इस्तेमाल किया हुआ होता है। तो इस वजह से हमको लगता है कि ये सही है।
तो अगर ये सही नहीं है, कोलोक्वियल इंग्लिश बोलते हैं, और वैसे अगर सही प्रोनाउंसिएशन की बात करें, अगर हम हिंदी भाषी बच्चे हैं तो हम इसको कोलोक्वियल बोलते हैं। कोलोक्वियल मतलब साधारण बोलचाल की भाषा या कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो को होता है ये को नहीं होता है, यहाँ पे हम को नहीं लिखते हैं, के का प्रोनाउंसिएशन आता है, कोलोक्वियल इंग्लिश आता है। को यहाँ पे सी जो होता है वो सी नहीं पढ़ते, के पढ़ते हैं, तो कोलोक्वियल इंग्लिश बोलते हैं इसको। और इंग्लिश ग्रामर की बात करें कि इंग्लिश ग्रामर में सही शब्द क्या होगा, तो कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल करना गलत होता है। कजिन का मतलब ही होता है चचेरा भाई या बहन। क्या होता है? चचेरा भाई या बहन। कजिन चचेरा भाई या बहन होता है। हम जब जेंडर पढ़ते हैं, आज की क्लास में जेंडर पढ़ेंगे। जेंडर जो है 4 तरीके का होता है। एक होता है मैस्कुलिन जेंडर, एक होता है फेमिनिन जेंडर, फिर होता है कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। और जेंडर में आज ही डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये जो कजिन है ये आपका कॉमन जेंडर है। इसके अंदर क्या है, भाई बहन दोनों आ जाते हैं। जब भी हमें चचेरा भाई बोलना हो, चचेरी बहन बोलना है, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, कजिन बोलेंगे। उसके साथ ब्रदर या सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पिक पॉकेटर जो है वो शब्द सही नहीं होता है। पिक पॉकेटर शब्द सही नहीं होता है, पिक पॉकेट शब्द होता है। ये ER का जो इस्तेमाल है वो ठीक नहीं है। जब भी आपको ग्रामेटिकली इस्तेमाल करना हो तो आप व्हाट इज योर नेम इस्तेमाल करोगे, व्हाट इज योर गुड नेम इस्तेमाल नहीं करोगे। तो गुड का इस्तेमाल नेम के साथ सही नहीं होता है। ब्लंडर का मतलब आप ऐसे समझिए बिग मिस्टेक होता है। क्या होता है? बिग मिस्टेक। अगर बड़ा मिस्टेक आपने किया हुआ है तो उसी को आप ब्लंडर बोलते हो। क्या बोलते हो? अगर आपने बड़ा मिस्टेक किया होता है तो उसी को आप ब्लंडर बोलते हो। अगर आप ब्लंडर के पहले बिग लगा दोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अगर इसको पूरी तरीके से देखोगे, बिग बिग मिस्टेक, बिग बिग मिस्टेक, इसका ये मतलब हो गया कि आपको बताना है बड़ा मिस्टेक किया है और 2 बार आप बिग का इस्तेमाल कर रहे हो। इसको बोलते हैं किसी भी चीज को सुपरफ्लुअस बनाना। अगर आप एक से मतलब जितनी जरूरत के लिए शब्द चाहिए उससे ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो उसको बोला जाता है सुपरफ्लुअस बनाना। तो यहाँ पे एक बिग का इस्तेमाल जो है ये सुपरफ्लुअस है, तो यहाँ पे बिग का इस्तेमाल नहीं करना होता है। इसी तरीके से बच्चा फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन हमेशा फाइनल होता है। क्या होता है? कंक्लूजन आप तभी बोलते हो जब आप अंत की बात करते हो। तो अंत के बाद कुछ आता ही नहीं है, अंत मतलब अंत होता है। तो फाइनल, इसके साथ जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये सुपरफ्लुअस है, मतलब इसका इस्तेमाल कंक्लूजन के साथ नहीं करना होता है। स्ट्रॉन्ग ब्रीज लिखा हुआ है। ब्रीज हमेशा जेंटल और माइल्ड होता है। क्या होता है? ब्रीज हमेशा जेंटल और माइल्ड होता है। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो विंड हो सकता है, हवा जो है वो स्ट्रांग हो सकती है। तो ब्रीज हमेशा जेंटल और माइल्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ब्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल गलत होता है। स्ट्रॉन्ग अगर आपको लगाना है तो आप विंड लगाओगे। ब्रीज के साथ ब्रीज जो होता है वो आपका हमेशा जेंटल और माइल्ड होता है। बैड ड्रीम नहीं होता है। बैड ड्रीम के लिए जो एक शब्द आता है बच्चा लोग, इसको बोलते हैं नाइटमेयर। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इसके लिए शब्द होता है नाइटमेयर। नाइट, नाइट की स्पेलिंग और मेयर की स्पेलिंग, नाइटमेयर, NIGHTMARE। बैड ड्रीम को आप नाइटमेयर बोलते हो, बैड ड्रीम नहीं बोलते। बुरे सपने को आप एक सिंगल शब्द देते हो, इसके लिए नाइटमेयर का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्राउडी शब्द नहीं होता है। प्राउडली इस्तेमाल करते हो लेकिन प्राउड इस्तेमाल नहीं करते हो। प्राउड शब्द सही होता है, प्राउडली शब्द सही नहीं होता। क्या होता है बच्चा? प्राउड शब्द सही होता है, प्राउडली शब्द सही नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिखते, ये गलत फ्रेज होता है। इन माई ओपिनियन लिखते हैं, इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इन माई ओपिनियन रखते हैं, अकॉर्डिंग टू मी नहीं लिखते हैं। एंग्री मॉब नहीं होता है, एंग्री क्राउड होता है। मॉब का मतलब ही होता है एंग्री क्राउड, तो एंग्री के साथ आप क्राउड लगाओगे और जब आप मॉब लिखोगे तो मॉब का मतलब क्या होता है? मॉब का मतलब बच्चा होता है एंग्री क्राउड, एंग्री क्राउड। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका आपको खास करके ध्यान रखना है। इन शब्दों का इस्तेमाल आपके SST के एग्जाम में कई बार किया गया है। इन शब्दों का इस्तेमाल जो है कई बार किया गया है। इन शब्दों का इस्तेमाल आपके SSC के एग्जाम में कई बार किया गया है। और इन शब्दों को अगर आप याद रखते हो, जैसे मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला शब्द है, एक तो ये शब्द इस्तेमाल होता है, अक्सर करके बनाया जाता है। फाइनल कंक्लूजन बहुत बनाया जाता है। बिग ब्लंडर बहुत इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रॉन्ग बीज एक बार इस्तेमाल किया गया है। बैड ड्रीम बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और एंग्री मॉब, एंग्री मॉब इस्तेमाल किया जाता है। क्या? एंग्री मॉब इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कजिन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाओगे। और पिक पॉकेटर में पिक पॉकेट होता है, गुड नेम की जगह सिर्फ नेम लिखोगे। बिग ब्लंडर नहीं लिखोगे, सिर्फ ब्लंडर लिखोगे, या फिर बिग मिस्टेक लिखोगे। कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं लगाओगे। ब्रीच के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं लगाओगे। बैड ड्रीम की जगह नाइटमेयर लिखोगे। प्राउडी शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। प्राउडली इस्तेमाल कर सकते हो लेकिन प्राउडी नहीं इस्तेमाल करोगे, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता है, इन माय ओपिनियन होता है, और मॉब के साथ एंग्री नहीं लगाओगे। मॉब का मतलब होता है गुस्साई हुई भीड़। क्या होता है? गुस्साई हुई भीड़, एंग्री क्राउड होता है। और स्टेशनरी के शब्द में याद रखोगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन वाला जो स्टेशनरी होता है, जो हमारी दुकान होती है जहाँ पे हम बुक्स, पेन, पेंसिल ये सब खरीदते हैं, उसकी स्पेलिंग में ई आता है, और ये स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिरता। तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, ताकि आपके एग्जाम में जब भी आए आप सेंटेंस को बच्चा करेक्ट कर ले जाओ। तो थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा अपन लोग आगे चलते हैं। ये कुछ सेंटेंसेज हैं जो आपके एग्जाम में आए हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपका ध्यान जाए। जैसे मैं आपके सामने अगर ये सेंटेंस रखूं, आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स, तो ये आपके एग्जाम में इस तरीके से सेंटेंस आया है। जैसे अगर आपने इस चीज को नहीं पढ़ रखा है तो होगा क्या, हमको लगेगा आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजिन सिस्टर्स। इट्स ओके, ठीक है, कजिन सिस्टर्स, कजिन ब्रदर हम बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, हमें सब कुछ ठीक लगेगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कजिन के साथ सिस्टर का इस्तेमाल गलत होता है, ठीक है। इसी तरीके से ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, ए स्ट्रॉन्ग ब्रीज की जगह आप क्या लगा सकते हो, एक तेज हवा का झोंका जो है, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू हिज कैप ऑफ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हमेशा विंड होता है, ब्रीज नहीं होता है। इट इज ए बिग ब्लंडर, बिग ब्लंडर नहीं लिखोगे, इसको लिखोगे इट इज ए बिग मिस्टेक या इट इज ए ब्लंडर। तो ब्लंडर को आप या तो मिस्टेक से रिप्लेस करो या फिर क्या करो, बिग को रिमूव कर दो। दोनों तरीके से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। इट इज ए बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। The angry mob attacked the police officers when they came to raise the illegal construction। अब यहाँ पे ध्यान से कि एंग्री मॉब, गुस्साई हुई भीड़, ऐसा लगता है हमको कि बिल्कुल सही है, लेकिन नहीं। मॉब में एंग्री हिडन होता है। मॉब में क्या होता है? एंग्री हिडन होता है। एंग्री आपको क्राउड के साथ लेना होता है। किसके साथ लेना होता है? क्राउड के साथ लेना होता है। तो एंग्री यहाँ पे सुपरफ्लुअस है बच्चा। क्या है? सुपरफ्लुअस है। द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन, इस तरीके से आपका लिख के आता है कि द कमिटी कुड नॉट कम टू ए फाइनल कंक्लूजन। तो कंक्लूजन के साथ फाइनल शब्द का जो इस्तेमाल है ये गलत होता है बच्चा। आपको कंक्लूजन के साथ आपको फाइनल शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है। और आप एक बात ऐसे समझिए, इन शब्दों का इस्तेमाल आपके किसी ना किसी सेट में जरूर होता है। जैसे फेज 1 में कई सारे सेट बनते हैं, तो इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाया जाता है। तो ये शब्द आपकी जुबान पे होना चाहिए कि कजिन ब्रदर सिस्टर नहीं होता है, कजिन लिखते हैं हम सिंपली। पिक पॉकेटर नहीं लिखते, पिक पॉकेट लिखते हैं। गुड नेम नहीं लिखते, सिंपली नेम लिखते हैं। ब्लंडर के साथ बड़ा नहीं लगाते हैं, बिग नहीं लगाते। कंक्लूजन के साथ फाइनल नहीं लगा सकते। ब्रिज के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं लगाते हैं। और बैड ड्रीम की जगह नाइटमेयर लिखते हैं। प्राउडी की जगह प्राउड, अकॉर्डिंग टू मी की जगह इन माय ओपिनियन लिखते हैं। और एंग्री मॉब नहीं होता है, एंग्री क्राउड होता है, या मॉब सिंपली लिखते हैं। एंग्री क्राउड की जगह आप लिख सकते हो। और स्टेशनरी में ध्यान रखिएगा, स्टेशनरी में जब ई आता है तब ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। ए जब आता है तो ये स्थिरता को शो करता है। क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, स्थिर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, रुकी हुई चीज की बात करते हैं, तब ये स्टेशनरी लगाते हैं। ये होमोफोन जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल्स होता है, ठीक है। इसी तरीके से कई सारे ऐसे होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, फिर उसके हिसाब से उनकी मीनिंग अलग होती है। तो होमोफोन्स जब हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तब आपको ऐसे तकरीबन 250-300 शब्दों मतलब पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद आपके जो है एसएससी की जो तैयारी होती है वो हो जाती है पूरी, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आज की क्लास में और अपन क्या देखने वाले हैं। एक और चीज है जो आपके एग्जाम में आता है, कुछ 3-4 ऐसे वर्ड्स हैं जिनको देख के बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चा। एक होता है फ्लोर, एक होता है ग्राउंड। फ्लोर आप ऐसे समझो, ये अक्सर करके क्या होता था पुराने समय पे, आप जब हम बात करें कि बहुत समय पहले जब ग्रामर का इतना विकास नहीं हुआ था, बहुत पुराने समय पे, तो फ्लोर और ग्राउंड एक दूसरे को रिप्लेस करके यूज किए जाते थे। पर अब नहीं है, पर अब ऐसा नहीं है। फ्लोर अलग सेंस में इस्तेमाल किया जाता है, ग्राउंड अलग सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये रूम का जो फर्श है, रूम के फर्श को हम फ्लोर बोलते हैं। रूम के फर्श को ध्यान से देखिएगा, रूम के फर्श को हम फ्लोर बोलते हैं। और जो बाहर होता है, अगर मैं बिल्डिंग से बाहर निकल जाऊं और फिर जमीन पे पहुंच जाऊं तो वहां का जो फर्श होता है उसको हम ग्राउंड बोलते हैं। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे हम पार्क में हैं तो पार्क का जो फर्श होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्क के फर्श को हम ग्राउंड बोलते हैं। रूम के जो है फर्श को वो क्या बोलते हैं? फ्लोर। जैसे इन योर किचन, आप अपने किचन में, आई ड्रॉप्ड ए ग्लास ऑन द फ्लोर। आई ड्रॉप, मैंने जो है, अगर आप अपने किचन में हो और सेंटेंस ऐसे बोल रहे हो आई ड्रॉप्ड ए ग्लास ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पे फ्लोर का इस्तेमाल सही है क्योंकि आप किचन के अंदर हो, आप रूम के अंदर हो।
इन योर सन्स बेडरूम, अगर आप अपने सन्स के बेडरूम में हैं तो आप ऐसे बोल सकते हो, प्लीज पिक अप ऑल योर डर्टी क्लॉथ्स फ्रॉम द फ्लोर, कि आप जो है सारा का सारा जो है डर्टी क्लॉथ्स फ्लोर से उठाइए। तो फ्लोर का इस्तेमाल रूम के लिए होता है स्पेशली। अगर हम बात करें कि हम पार्किंग लॉट में, किसमें, पार्किंग लॉट में है, आई फाउंड $20 ऑन द ग्राउंड, तब आप यहाँ पे फ्लोर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि आप घर से बाहर निकल चुके हो। तो अगर घर से बाहर निकल गए हो, पार्क में हो या बाहर किसी प्लेस पे हो, तब आप ग्राउंड का इस्तेमाल करते हो। अगर किसी पार्क में हो, आई एम थ्रोइंग ब्रेड ऑन द ग्राउंड फॉर द बर्ड्स, मैं जो है थ्रो कर रहा हूँ ब्रेड ग्राउंड पे, किसके लिए, जो है बर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे ग्राउंड शब्द का इस्तेमाल होता है। अब ये तो आपके फ्लोर और ग्राउंड को समझाने के लिए है, लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूँ बच्चा लोग कि एक क्वेश्चन ऐसा उठा लिया जाए जो एसएससी के एग्जाम में आया, तो कुछ ये क्वेश्चन आया था, व्हेन आई इंटर्ड द बेडरूम I saw a snake crawling on the ground. When I entered the bedroom, I saw a snake crawling on the ground. और हमको लगता है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान से देखिएगा बच्चा कि हम किस में हैं, हम हैं बेडरूम में। बेडरूम क्या है, रूम है। रूम के अंदर जब बात करें तो ग्राउंड नहीं लगाते, हम क्या लगाते हैं बच्चा लोग, हम लगाते हैं फ्लोर। क्या लगाते हैं बच्चा लोग, हम लगाते हैं बच्चा लोग फ्लोर। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, अगर इन्हें याद नहीं करोगे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी और आगे बहुत छोटी छोटी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जिनको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा और एग्जाम में जाने से पहले और प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देने से पहले। सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ऐसे कुछ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। एक और आपके एग्जाम में शब्द जो है, पेयर ऑफ जो वर्ड है वो टेस्ट किया जाता है। एक होता है स्किल, एक होता है टैलेंट। एक होता है स्किल, एक होता है टैलेंट। देखो टैलेंट बच्चा क्या होता है, टैलेंट होता है ये नेचुरल। स्किल होता है जब आप प्रैक्टिस के थ्रू एक्वायर करते हो। एक होता है इनबॉर्न, एक होता है बहुत सारी मेहनत करके आप जब सीखते हो, तो वो होता है स्किल। अब एक सेंटेंस मैंने आपके सामने रखा है और आपको ये चूज करना है कि स्किल सही है या टैलेंट सही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो टैलेंट होता है वो इनबॉर्न होता है। क्या होता है, पैदाइशी होता है। ये जो टैलेंट होता है वो पैदाइशी होता है या गॉड गिफ्टेड होता है या नेचर का दिया होता है। कैसा होता है, नेचर का दिया हुआ होता है। और ये क्या आता है, ये प्रैक्टिस से आता है। ये क्या आता है, ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आता है। स्किल बार बार अभ्यास से आता है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, अभ्यास से आता है। ये आता है बच्चा लोग बार बार अभ्यास से। बहुत ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम स्किल सीख जाते हैं। और जो टैलेंट होती है वो प्रैक्टिस से नहीं, वो नेचुरली जो है हमारे अंदर होती है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। ड्राइवर ने जो है ग्रेट टैलेंट शो किया इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। डैमेज्ड कार थी, उसको कंट्रोल में रखने के लिए एक जो है उसने क्या किया, ग्रेट जो है टैलेंट शो किया। अब देखो बात समझो कि जो ड्राइवर है, ड्राइविंग आप कैसे सीखते हो, क्या ये इनबॉर्न होती है बच्चा? ड्राइविंग जो होती है वो इनबॉर्न नहीं होती है। ड्राइविंग, आज हमको ड्राइविंग नहीं आती है, कल मैं प्रैक्टिस करके ड्राइविंग सीख जाता हूं। तो जो ड्राइविंग होती है, ड्राइविंग हमेशा क्या होती है, प्रैक्टिस के थ्रू आती है। ये कैसे आती है, ये अभ्यास के थ्रू आती है। तो अगर ड्राइविंग का कोई शो करेगा तो टैलेंट शो करेगा या स्किल शो करेगा, तो ड्राइविंग के लिए आदमी स्किल शो करेगा। क्या करेगा, ड्राइविंग के लिए आदमी स्किल शो करेगा। ये आपके एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो स्किल है, स्किल बच्चा लोग जो आता है वो प्रैक्टिस से आता है। जो टैलेंट होता है वो नेचुरल होता है। टैलेंट क्या होता है, नेचुरल होता है। स्किल जो होता है वो अभ्यास के थ्रू आता है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में एक और पेयर बहुत पूछा जाता है, इनवी और जीलस शब्द का इस्तेमाल होता है। दोनों का मतलब होता है जलना। क्या होता है, दोनों का मतलब जो होता है वो जलना, लेकिन इनका जो यूज केस है वो बिल्कुल अलग होता है। एक ऐसा केस होता है कि जब हमारे पास कोई चीज हो और हम डर रहे हो कि हम खो देंगे, और एक ऐसी चीज होती है कि कोई चीज हमारे पास नहीं है और हमें जलन हो रही होती है कि ये दूसरे के पास है। इट्स लाइक आप इसको इंग्लिश में समझो कि यू कैन फील इनवी अबाउट समथिंग यू डोंट हैव, बट 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 वांट बट यू फील जीलेसी ओवर समथिंग यू ऑलरेडी हैव बट आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग। अब आप ऐसे समझो, दो लोग हैं, ये एक लड़का है, मैं यूज के समझाता हूं, ये एक लड़की है, ठीक है, और ये एक और लड़का है। अब ये मैं डिजाइन कलाकार आर्टिस्ट नहीं हूं कि लड़का लड़की में थोड़ा सा फर्क बना पाऊं, तो इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूं, थोड़ा मेकअप वेकअप डाल देता हूं, ठीक है। तो ये लड़की है, ये लड़का है, ये लड़की है, ये लड़का है। अब ध्यान से देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये भी लड़की बना लीजिए। ये थोड़ा ज्यादा जलन का मसला लौंडों को नहीं होता है, जलन का मसला जो है लड़कियों को होता है। तो ये लड़की है। अब एक बात समझिए कि अब मैं इसको बोलूं ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ठीक है, ये दूसरी लड़की है। और
आप ऐसे समझो कि दो चीजें हैं और ये बंदा जो है बहुत खूबसूरत है। ये यूजुअली बहुत कम होता है कि कोई लड़का बहुत खूबसूरत हो, ये बहुत खूबसूरत है। ये समझना, क्योंकि बार बार कंफ्यूज करता है, एक बार आप समझ जाओगे। खूबसूरत, ये खूबसूरत है। अच्छा, आप एक बार समझो कि एक को यहाँ पे क्या होगा, एक को इनवी होगा, दूसरे को जेलिसी होगा। तो एक जो स्टेटमेंट है वो इनवी के विषय में एक बात ये कही जा रही है कि इनवी आपको तब होती है जब आपके पास कोई चीज ना हो और कोई चीज आपको चाहिए। तो ये जो लड़की है इसको क्या होगा, इसको इनवी फील होगा। क्यों? क्योंकि इसको इसको लगता है कि ये पति काश मेरे पास होता। क्या होता? ये काश मेरे पास होता। इसको इस बात की जलन होगी, अरे मेरा हस्बैंड कहीं इधर नैन मटक्का करके निकल ना जाए। तो इसको जो फील होगा ये जिलीसी फील होगा। तो दोनों का फर्क समझिए। इसको इनवी फील होगा क्योंकि ये चाहती है, ये यार बड़ा सुंदर सा लड़का है, इसका पति क्यों है, काश ये मेरे पास होता, मैं इसको पटा लूं। और इसको क्या होगा, इसको डर लगा रहेगा, अरे मेरा पति कहीं दूसरे से पट ना जाए। तो इसको इस बंदी के साथ जिलीसी होगा, इसको इस बंदी के साथ इनवी होगा। तो यही एक चीज रहता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम का क्वेश्चन है, इनवी स्ट्राइक्स ए वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। अब यहाँ पे अगर मैं एक कॉलम लगा के बोल दूं, जेलेसी शब्द यहाँ पे लगा दूं, अब मैं आपसे बच्चा पूछूं कि क्या सही है, इनवी शब्द सही है, जेलेसी शब्द सही है, स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। तो सारा का सारा बच्चा लोग मुझे फटाफट नीचे बताइए। तो बच्चा लोग, सारे लोग मेरे को फटाफट इसका जवाब दीजिए। फटाफट सारे के सारे जय तिवारी का जवाब आ गया, और बच्चे लोग जवाब दीजिए फटाफट। सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। श्रीनिवास, इनवी नहीं होगा, अभी मैंने आपको समझाया। सब लोग फटाफट कमेंट करना चालू करो, सब लोग फटाफट। देखो कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज है, इतना समझाने के बाद भी अभी भी कंफ्यूज है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इनवी शब्द है और जिलिसी शब्द है। स्ट्राइक्स ओमेन व्हेन शी सीज, ये ये सी सीज, ये सीज इसी को स्ट्राइक हो रहा है। व्हेन शी सीज हर हस्बैंड, अपने पति को, अपने पति को जो है टॉकिंग टू अनदर वुमन। किसको जलन हो रही है, किसको जलन हो रही है? ये लड़की है, ये अपने पति को देख रही है, और ये तीसरी लड़की है, वो दूसरी लड़की है कि इसका जो पति है इसके पास नाला चला जाए। तो ये वाली कौन सी लड़की है? ये वाली लड़की है बच्चा, ये वाली लड़की है। ये जो है, ये जो है देख रही है, ये सोच रही कि भाई हमारा जो पति है दूसरी लड़की से बातचीत कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी वाली लड़की इसको पटा ले, दूसरी वाली लड़की इसको पटा ले। तो यहाँ पे इसको क्या होगा, यहाँ को इसको एनवी नहीं होगा, इसको जेलिसी होगा। तो एनवी की जगह आपको जो सही शब्द इस्तेमाल होगा करना होगा वो होगा जेलिस शब्द। तो ध्यान रखिएगा कि कोई चीज, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं बच्चा, कोई चीज अगर हमारे पास नहीं है और किसी और के पास है और हम जल रहे हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल कि इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, या अगर मैं बोलूँ कि मैंने ड्रीम बैच अनाउंस किया है और 2000 बच्चों ने एडमिशन ले लिया है। 2000 बच्चों ने अगर एडमिशन ले लिया है तो दूसरा टीचर होगा, उसको मेरे से जलन होगी क्योंकि उसके पास 2000 बच्चे नहीं है। अगर किसी के पास जो है 2000 से ज्यादा बच्चे हों और मैं उससे जलूंगा कि मेरे पास नहीं है, तो ये होता है इनवी। और 2000 बच्चे मेरे पास है और मैं अगर अच्छे से उनको नहीं पढ़ाऊंगा तो मुझे हमेशा, अगर तीसरा बंदा अच्छा पढ़ा रहा होगा तो मुझे तीसरे बंदे से हमेशा जेलिसी होगी, मुझे डर लगा रहेगा, मेरा बच्चा उठेगा उसके पास चला जाएगा। तो आप दोनों शब्दों का मतलब सही से समझिए। इनवी का मतलब होता है कि कोई चीज हमारे पास ना होना और हमें उसकी चाहत होना, और जेलिसी का मतलब यह होता है कि कोई चीज हमारे पास हो और हम डर रहे हो कि वो हमारे पास से गुम ना हो जाए। तो ये बेस्ट एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया हुआ है, और इसको ऐसे ही मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा ताकि ये आपको वेल मेमोराइज रहे। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपन लोग, बच्चा लोग। एक एक और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसका मैं थोड़ा सा रूल और कंसेप्ट बता देता हूं। बात आती है, जैसे मैंने बताया था कि नाउन के चैप्टर में जब चलूंगा तो नाउन फ्रेज बताने की कोशिश करूंगा।
नाउन यूनिट फ्रेज की जगह आप क्या बोल सकते हो बच्चा, नाउन यूनिट बोल सकते हो। और कई बार हमने आपको ये बोला कि सब्जेक्ट यूनिट भी या ऑब्जेक्ट यूनिट भी यही काम करती है। तो नाउन यूनिट की बात करें। और एक होता है नाउन फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है नाउन ग्रुप। मैंने इसमें आपको ये सिखाया बच्चा कि नाउन हो सकता है इस ग्रुप में, प्रोनाउन हो सकता है, आपका एग्जेक्टिव हो सकता है, आर्टिकल हो सकता है और आपका एडवर्ब हो सकता है। इसके अलावा नाउन फ्रेज या नाउन यूनिट अलग तरीके से भी बनाई जा सकती है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि एक मैंने नाउन लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने इसको दूसरे नाउन से जोड़ा, और ये जो जोड़ने वाला शब्द है ये क्या है बच्चा, ये है प्रपोजिशन। क्या है, ये है प्रीपोजिशन। ये प्रीपोजिशन से हमने एक नाउन को दूसरे नाउन से जोड़ा, और दोनों नाउन में बच्चा ध्यान से देखना खास बात क्या है, ये जो नाउन है और ये जो नाउन है, ये दोनों नाउन क्या है, सेम नाउन है। कैसे हैं, सेम नाउन है, सेम नाउन है, सेम नाउन है। तो इसमें एक रूल आता है कि अगर आप एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ जोड़ते हो और दोनों नाउन अगर सेम होता है तो ध्यान रखना है कि ये नाउन भी सिंगुलर में रखा जाता है, ये नाउन भी सिंगुलर में रखा जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए रो अपन रो, रो एक नाउन है, आप इस प्रीपोजिशन के साथ नाउन दूसरे नाउन को जोड़ रहे हो और दोनों नाउन सेम है, तो रो अपन रो ध्यान रखना होगा आपको हमेशा कि ये हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। कैसे रहेंगे बच्चा, ये हमेशा सिंगुलर में रहेंगे। इस तरीके से दूसरा एग्जांपल देखो, टाउन अपॉन टाउन, टाउन नाउन है, टाउन नाउन है और दोनों नाउन सेम है, इसको आपने एक प्रीपोजिशन से जोड़ रखा है, ये भी सिंगुलर है और ये भी सिंगुलर है। इसी तरीके से देखो बच्चा, डोर टू डोर, डोर भी नाउन है, डोर भी नाउन है और टू के साथ कनेक्टेड है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है। लेकिन कई बार क्या होता है आपके एग्जाम में कुछ अलग तरीके से आ जाता है, सिप आफ्टर सिप लिखा हुआ है, तो सिप आफ्टर सिप ये प्रीपोजिशन है, ये नाउन है, ये नाउन, दोनों नाउन सेम है, ये दोनों सिंगुलर है। अब बच्चा आपके एग्जाम में बात समझो कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। बहुत एक लाइन का रूल है, बहुत आसानी से याद भी रह जाता है, लेकिन अगर आप पढ़ने में मिस कर गए तो लग जाएगी आपकी। आपके एग्जाम में आता है रॉज अपॉन रॉज, रॉज अपॉन रॉज, या फिर ऐसे आता है जैसे पेज पता होता है, पेजेस आफ्टर पेजेस, पेजेस आफ्टर पेजेस लिख के आता है, मतलब पन्नों पन्नों के बाद जब पन्ने पलट रहे होते हैं तो उस सेंस में आता है पेजेस आफ्टर पेजेस। तो ये गलत होता है, आपको ये देखना होता है कि जब दो सिमिलर नाउन को किसी प्रीपोजिशन से कनेक्ट किया जाता है तो ये हमेशा सिंगुलर स्ट्रक्चर में रखा जाता है, इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो रो अपन रो होता है, रोज अपन रोज नहीं होता है, ये गलत होता है। टाउन्स आफ्टर टाउन्स आपके एग्जाम में लिख के आएगा, जो कि गलत होता है बच्चा। डोर्स टू डोर्स लिख के आएगा, दरवाजों दरवाजों पे, मतलब जब एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे खटखटाते हुए निकलते हो तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है डोर्स टू डोर। इसीलिए इसके बाद लिखता है शिप्स आफ्टर शिप्स, एक शिप के बाद दूसरी शिप, तो यहाँ पे शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं होता, शिप आफ्टर शिप होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना होगा, बहुत छोटा सा रूल है। एक नाउन को उसी नाउन के साथ प्रीपोजिशन से अगर कनेक्ट किया जा रहा है तो दोनों नाउन सिंगुलर होना चाहिए, यहां पे नाउन प्लूरल नहीं होता है। और इस रूल में जैसा रूल जैसा कुछ है ही नहीं है, बस आपको ये स्ट्रक्चर अगर किसी सेंटेंस में दिखाई दे जाए तो आप इमीडिएटली उसको करेक्ट कर लोगे। क्या कर लोगे बच्चा, करेक्ट कर लोगे। चलो अब जैसे लिखा है टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवोस्टेटेड, टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवोस्टेटेड, सही है गलत है, सही है। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवोस्टेटेड, यहां पे ऐसे लिख के आ सकता था टाउन्स आफ्टर टाउन्स वॉज डिवोस्टेटेड। अब यहाँ पे ये क्या है, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है। क्या है, नाउन फ्रेज है और एक यूनिट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, एक यूनिट की तरह काम करता है। रो अपॉन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल, रो अपॉन रो लिखा हुआ, ये ऐसे भी आ सकता था रोज अपॉन रोज। तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसका प्लूरल नहीं बनाते। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखो, शिप्स आफ्टर शिप्स इज अराइविंग, शिप्स आफ्टर शिप्स इज अराइविंग नहीं होगा, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर्स टू डोर्स नहीं होता, डोर टू डोर होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। रूल यही होता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये सिंगल यूनिट की तरह इस्तेमाल होता है, एक नाउन फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है। किस तरह इस्तेमाल होता है, नाउन फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है और एक यूनिट की तरह रिप्रेजेंट होता है। यूनिट की तरह रिप्रेजेंट होता है तो आपको ध्यान देना होता है कि ये सिंगुलर होना चाहिए और ये भी सिंगुलर होना चाहिए, इसका प्लूरल फॉर्म नहीं आपको इस्तेमाल करना होता है। तो ये बहुत छोटा सा रूल था, ठीक है। अब इसके बाद नाउन एंड जेंडर में बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन नाउन एंड जेंडर बहुत छोटा सा टॉपिक है, सो मैं सोच रहा था ले लूं। जैसे हम लोगों ने नाउन को डिवाइड किया था, तो जो हमारे संसार में जितने भी चीजें होती हैं उनका हम नामकरण करते हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि चीजें लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है, ठीक है। और
उसी में एक चीज होती है, आपको भी पता है कि कुछ मेल होते हैं, कुछ फीमेल होते हैं, कुछ के अंदर जो है मतलब कुछ ऐसे ना कॉमन नाउन होते हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। तो जेंडर के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है 4 टाइप में। एक बोला गया है मैस्कुलिन जेंडर, सब लोग जानते हैं, जिनमें मेल आता है हमारा। मेल का मतलब जैसे मैन बोले तो आदमी लोग मेल में आते हैं, फादर बॉय ये सारे के सारे मेल हैं। और फेमिनिन जेंडर दूसरा आता है जिसमें फीमेल होती हैं, जैसे वुमेन, गर्ल, मदर, सिस्टर, सब लोगों को पता ही है। अब कॉमन जेंडर जो है आता है। कॉमन जेंडर में ऐसा होता है कुछ जो कॉमन नाउन होते हैं हमारे, जिसके अंदर हम पहचान नहीं पाते हैं कि मेल है कि फीमेल है, उनको कॉमन जेंडर की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे हम बात करें कि चिल्ड्रन हो गया हमारा, चिल्ड्रन के अंदर लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, बेबी के अंदर लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, सर्वेंट के अंदर भाई लड़का भी सर्वेंट हो सकता है, लड़की भी सर्वेंट हो सकती है, स्टूडेंट के अंदर भी लड़का लड़की हो सकती है, एडवोकेट अगर हमने बोल दिया तो लड़की भी एडवोकेट हो सकती है, लड़का भी एडवोकेट हो सकता है, कजिन के अंदर बोल दे तो कजिन के अंदर भाई बहन दोनों आता है, इनफेंट के अंदर जो है कोई भी बच्चा हो सकता है, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, दोनों हो सकता है, चोर चोरनी भी हो सकती है, लेकिन थीफी बोलते हैं, अब चोरनी के लिए अलग से थीफी थोड़ा बोलते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि कॉमन जेंडर होता है। इसके बाद एक न्यूट्रल जेंडर होता है जो हमारा नॉन लिविंग थिंग होता है। तो ये जो पार्ट है ये हमें पढ़ना क्यों पड़ता है? नाउन एंड जेंडर इसलिए पढ़ना पड़ता है कि हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रोनाउन। तो जब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो मेल के लिए अलग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, फीमेल के लिए अलग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, कॉमन जेंडर के लिए अलग प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, और जो न्यूट्रल जेंडर होता है इसके लिए अलग जो है प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, प्रोनाउन में फिर से चल के डिटेल में इसका अध्ययन करेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर के लिए जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं ही, हिज, हिम इस्तेमाल करते हैं। फीमेल जेंडर के लिए सी और हर का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सेंस में। अगर बात करें कॉमन जेंडर में, एक बात समझिए, जहां पे मेल फीमेल दोनों लोगों की बात होती है तो वहां पे मेल डोमिनेटिंग होता है। इतिहास गवाह है कि मेल को हमेशा प्रेफरेंस दिया जाता है। तो जब कॉमन जेंडर की बात आती है तो यहाँ पे जब प्रोनाउन इस्तेमाल करना हुआ तो नए प्रोनाउन नहीं बनाए गए, मेल वाला ही इसमें डाल दिया गया, मेल वाला इसमें डाल दिया गया। तो अगर कॉमन जेंडर की बात किया जाए तो अगर सिंगुलर सेंस में आपको प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो तो ही, हिज और हिम का ही इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब मैस्कुलिन में सिंगुलर प्रोनाउन और कॉमन जेंडर में सिंगुलर प्रोनाउन सेम ही रखा गया है। ठीक है, न्यूट्रल जेंडर कॉपी, बुक, रूम, ये नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। ठीक है, तो इससे ज्यादा इसमें जानना नहीं होता है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाया जाता है ये कॉमन जेंडर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन पहचानने में गलतियां हो जाती कई बार। तो यहाँ पे सिंगुलर सेंस में जब इस्तेमाल करना होता है तब मेल डोमिनेट करता है। इस वजह से जो प्रोनाउन होता है, जो मेल के लिए सिंगुलर प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है, वही यहां पे भी इस्तेमाल किया जाता है, हिज, ही और हिम का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये जो है ये आपको सिर्फ छोटी सी चीज है जो समझनी रहती है। जैसे अपन लोग एक आध दो एग्जांपल ले ले, जैसे एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब जैसे आप ऐसे समझो कि जो लीडर होता है, लीडर के अंदर आपको पता नहीं है कि ये भाई लड़का लीडर है या लड़की लीडर है, तो सभी लड़की शुड परफॉर्म, यहाँ पे हिज या फिर हर क्या इस्तेमाल करे। हिज लड़के के लिए होता है, हर लड़की के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा कि लीडर जो है आपका कॉमन जेंडर है। जैसे टीचर, टीचर में लड़का भी हो सकता है, टीचर में लड़की हो सकती है। तो ए टीचर शुड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस। तो अब यहाँ पे ही इस्तेमाल किया जाए कि हर इस्तेमाल किया जाए, तो यहाँ पे मेल डोमिनेट करता है। क्या करता है? मेल डोमिनेट करता है। मेल डोमिनेट करता है तो हमको जो इस्तेमाल करना होता है ही, हिज और हिम का इस्तेमाल करना होता है। किसका इस्तेमाल करना होता है? ही, हिज और हिम का इस्तेमाल करना होता है। तो बेसिकली ये जो रूल है ये प्रोनाउन से रिलेटेड है। क्या है? ये प्रोनाउन से रिलेटेड है। प्रोनाउन के चैप्टर में इसका डिटेल अध्ययन अपन लोग करेंगे, लेकिन आपको कम से कम ये बात पता होना चाहिए कि मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है, फेमिनिन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर क्या होता है, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। अब यार मुझे नहीं लगता कि बचपन में आपने इतना नहीं सीखा है कि मैस्कुलिन जेंडर आप ये पहचान ना पाओ कि आप मेल हो कि फीमेल हो, कॉमन ना पहचान पाओ। ये कॉमन जेंडर में आप दूसरे सेंस में मत लेके चले जाइए कि एक आदमी के अंदर लड़के लड़कियों दोनों का गुण हो, ये वो वाला बात नहीं हो रही। यहाँ कॉमन जेंडर से मतलब यह है कि एक शब्द होता है जो मेल को भी रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को भी रिप्रेजेंट करता है। एक आदमी नहीं है जिसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक है। पता चला कि आप किसी और दुनिया में निकल गए। तो 4 जेंडर होते हैं हमारे, मैस्कुलिन होता है, फेमिनिन होता है, कॉमन जेंडर होता है और न्यूट्रल जेंडर होता है। आपको किताबों में ये भी मिलेगा कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे चेंज किया जाता है, पर आपके एसएससी के एग्जाम में ये चेंज करने को लेके आता नहीं है। आपको 6वीं 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है और मुझे नहीं लगता है कि इसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। मतलब ये पार्ट आप सीधा सीधा स्किप कर सकते हो। आपको जो ध्यान देना होगा, जो आपके एग्जाम में आता है, एक न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग थिंग होती है, इसके लिए जो प्रोनाउन होता है इट का इस्तेमाल किया जाता है। ये अभी जब प्रोनाउन के चैप्टर में पहुंचोगे तब आपको प्रोनाउन में ये सिखाया जाएगा। ठीक है, और कॉमन जेंडर के लिए हिज, ही और हिम का इस्तेमाल किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि मेल वाला ही उठा के इस्तेमाल कर दिया जाता है। इस वजह से हमको सावधानी बरतनी पड़ती है। क्या बरतनी पड़ती है? सावधानी बरतनी पड़ती है।
ठीक है बच्चा लोग, तो आप ऐसे समझिए कि अभी जो आज के दिन मैंने क्लास में लिया हुआ था वो ये छोटे छोटे से रूल लिया हुआ था, जिससे आप जो है आप अपना जो है काम कर पाओ, समझ पाओ। तो बहुत छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं और इन शब्दों को याद करने में, मेमोराइज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्या करता है? याद करने में, मेमोराइज करने में टाइम लगता है। तो कुछ और नाउन के छोटे छोटे रूल है जो आने वाली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। और मेक श्योर कि हर क्लास से पहले आप पुरानी जो क्लास है उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज जरूर करो। तो सबसे पहले नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ठीक है, कि आप सब बच्चों में से कौन कौन सा ऐसा बच्चा है जो रेगुलर रिवीजन कर रहा है। चलो फटाफट नीचे बताओ कौन कौन रेगुलर है, कौन कौन रिवीजन डेली बेसिस पे कर रहा है मेरे कहने के हिसाब से। जब नाउन का चैप्टर खत्म होगा तो नाउन के चैप्टर से रिलेटेड जितना रिवीजन के लिए आपको चाहिए होगा वो सारा का सारा जो है पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। वैसे ये भी पीडीएफ में अपलोड कराता हूँ, लेकिन स्पेशल एक रिवीजन नोट निकालूंगा जिसको आपको कंटिन्यूस मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे शब्द हैं ये बार बार भूलता है, ये सभी को भूलता है, हमें भी भूल रहा था, बाकी बच्चों को भी बोलता है। जो रैंक स्कोर करते हैं वो सारे के सारे बच्चे भी ऐसे होते हैं जो चीज़ें बार बार भूलते हैं। और अच्छा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे आप सारे के सारे बच्चे लोग कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जो कई सारे एग्जाम्स की एक साथ तैयारी कर रहे हैं। आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई सारे एग्जाम की एक साथ तैयारी कर रहे हैं? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक साथ कई सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। रीजनिंग बाईलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ग्रुप में जो बच्चे क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रुप में डिस्कशन जारी रखिए क्योंकि मैं ग्रुप आपका कंटिन्यूअस मॉनिटर कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने देखा कि बहुत समय के बाद एक पुरानी जो स्टूडेंट है 2017 में, ठीक है, गर्ल स्टूडेंट है, मैं बैच लेना स्टार्ट करने वाला था, उसके स्टार्टिंग से पहले ही जस्ट पहले जो है उस बच्ची ने एडमिशन लिया, ठीक है। और मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि 2017 में जो है उस बच्ची का थोड़े मार्क्स से रिजल्ट रह गया था, फिर 2018 2019 में क्यों नहीं हुआ मुझे खुद नहीं पता। मैंने शाम को उसको फ़ोन मिलाया ताकि मैं बातचीत कर सकूं, और बात करना ज़रूरी है क्योंकि मैं समझ सकूं कि वो बच्ची कहाँ पे मिस कर रही थी। बच्ची अच्छी थी, ब्रिलियंट थी, काफ़ी ब्रिलियंट थी। मेरा जो है नंबर उस बच्ची का मेरे फ़ोन में सेव है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि इस बैच के बाद दोबारा ऐसा कुछ भी हो कि बच्चे का सिलेक्शन ना हो। तो अगर आप सारे लोग ड्रीम बैच को अगर सपना समझ के अगर आपने ज्वाइन किया है तो यकीन रखो कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको लेके जा रहा हूँ, आपका जो रिजल्ट है वो आसानी से निकल जाएगा। आप ऐसा समझिए कि अगला 2.5 से 3 महीने के बाद आपको अंग्रेजी पे ना अच्छी खासी कमांड बन जाएगी, लेकिन आप इसको ना मेरे तरीके से मुझे लेके चलने दीजिए। अगर आप मुझे मेरे तरीके से लेके चलने देंगे तो आपका रिजल्ट ना निकल जाएगा। मैं खास करके ना वो सारे के सारे इररिलेवेंट चीज़ें जो होती है, जैसे टीचर बहुत सारे जब आपको पढ़ाते हैं बच्चा, तो होता है कि बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं क्योंकि उनको मतलब ये दिखाना होता है कि उनके पास बहुत सारा नॉलेज है।
तो नॉलेज बढ़ाने का काम बहुत ज़्यादा होता है बैचेज में, कोर्सेज के अंदर, यूट्यूब पे, अलग अलग जगह पे। तो जो रिलेवेंसी होती है, रिलेवेंसी उसकी कट करके जो है अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ाई जाती है। आपको ये ध्यान देना होता है कि आपका जो समय है वो लिमिटेड है, तो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो लिमिटेड डोमेन में पढ़नी है, और उन्हीं लिमिटेड डोमेन में पढ़ी हुई चीज़ों को मल्टीपल टाइम रिविजन करना है, जिससे आपका स्कोर बेहतर होता है और बहुत बेहतर होता है। जैसे रंजन प्रकाश लिख रहे हैं एनटीपीसी, सीजीएल, बिहार दरोगा, आईबी। रंजन, रंजन आप एक बात सुनिए हमारी। रंजन, आप बुरा मत मानिएगा, अगर आप बहुत स्मार्ट लड़के नहीं हैं तो आपका किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक साथ कई सारे एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर सकते। या तो आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर लें, या फिर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर लें। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के मल्टीपल एग्जाम एक साथ दे सकते हैं। रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे के मल्टीपल एग्जाम एक साथ दे सकते हैं। बैंक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक के मल्टीपल एग्जाम एक साथ दे सकते हैं। लेकिन अगर एसएससी, बैंक, रेलवे और बिहार दरोगा, अगर पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे आप बिहार पुलिस का दें, चाहे यूपी पुलिस का या एमपी पुलिस का दें, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आपका गोल अलाइन होना चाहिए कि आप एसएससी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, पुलिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सीटेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। मतलब आपका जो वर्टिकल है वो वेल डिफाइन होना चाहिए। अगर आपका वर्टिकल डिफाइन नहीं है तो आपका किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है। और ये ना 4 साल की, 5 साल की तैयारी ये आपकी सुनिश्चित हो जाती है कि आपको 3-4 साल में पुरोधा बन के बाहर निकलना है और दूसरे बच्चों का चूतिया काटना है कि 1 साल में होता नहीं, 2 साल में होता नहीं। आप अपना गोल सारे के सारे बच्चे अलाइन रखो। आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इन एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, किसी ना किसी एग्जाम में 1 साल में, 1.5 साल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेलवे को, एसएससी को, बैंक को, बिहार दरोगा, पुलिस, इन सब एग्जाम की एक साथ तैयारी कर रहे हैं तो आप 4 साल बिताने वाले हैं, और 4 साल आपका बीतता ही है। और और जितने भी बच्चे ड्रीम बैच में आए हैं, आप जस्ट यकीन रखिए, इस बैच को खत्म होने के बाद मैं आपको ये जरूर दिखाता हूँ कि आपका रिजल्ट कैसे निकलता है। और जो बच्चे ड्रीम बैच में रेगुलर है, मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो सितांशु सर का बैच सब लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसका जो कंटेंट है, हम डिस्कशन में आ चुके हैं। उसका कंटेंट सिर्फ 60-65 घंटों का होगा, और सिर्फ 60-65 घंटे ही आपको पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ने। उतने में आपके एसएससी में 50 स्कोर हो जाता है, क्योंकि एसएससी का जो रीजनिंग है बहुत आसान आता है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, और इससे ज़्यादा समय आपको किल करना भी नहीं होता है। मैं जल्द ही आपके लिए जो जीएस का कंटेंट है वो भी ऑर्गेनाइज कर दूंगा, ताकि आप लोग एक जगह बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर पाओ। ठीक है बच्चा लोग, तो सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। मेरी आज भी तबीयत ठीक नहीं है, सो वोकैब की क्लास आज भी मैं ऑफ रख रहा हूँ, क्योंकि हेल्दी होना जरूरी है, रिदम में रहना जरूरी है, और उसके बाद अपन लोग क्लास की भरपाई किसी भी तरीके से करेंगे अपन लोग। और जो लोग ड्रीम बैच में हैं वो लोग ऐसे समझिए, इंग्लिश ही मेरे भरोसे नहीं है, आपके सारे सब्जेक्ट मेरे भरोसे हैं। आपका सारा का सारा कंटेंट मैं पूरा प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करूंगा। और जैसे मैंने वन वर्ड के कुछ क्विजेज अपलोड कर रखे थे, और आप में से बहुत सारे बच्चों ने वन वर्ड के जो क्विजेज है वो अटेम्प्ट नहीं किया, और मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि आप लोगों ने वन वर्ड के क्विजेज अटेम्प्ट क्यों नहीं किए। अगर आप इस तरीके से करोगे कि अगर क्विजेज अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मुझे मजबूरी में आपको बैच से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। इस हफ्ते के बाद जो चीजें होंगी वो मतलब फिर उसी हिसाब से जाएगी, क्योंकि अभी तक तो मैंने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि कुछ बच्चों का कहना था मोबाइल पे हम देख नहीं पा रहे हैं, कुछ अदर इश्यूज है, रेलवे का एग्जाम है, तो 8-10 दिन मैंने छोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं हुआ, इसके बाद ऐसा होगा कि आप निकाल के बाहर फेंके जाओगे। और मैं जो है मतलब हालात मेरी आज भी ठीक नहीं थी, बैच लेने के हालात में नहीं था, क्योंकि फूड पॉइजनिंग के बाद, बहुत सारी वॉमिटिंग होने के बाद बॉडी से जो एनर्जी वो निकल गई थी। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है ना, अगर वो हम ब्रेक करते हैं तो इशू होता है। तो कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। हमारा जो टारगेट है, जो गोल है ना, वो अलाइन होना चाहिए कि हमें ये चीज़ खत्म करनी है, हमें ये चीज़ सीखना है, ये चीज़ लर्न करना है, तो ये चीज़ लर्न करना है। आपके 3-4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपका जो बेस एक बार है ना वो सही से बिल्ड हो जाएगा, तो आप बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से आगे जाओगे। कम से कम में 5-6 चैप्टर्स तक आपका बेस थोड़ा सही से बिल्ड करना होता है, उसके बाद बाकी के चैप्टर तो बहुत स्पीड से बिल्ड होता है, बहुत स्पीड से जाता है। ठीक है। जिन भी बच्चों को कोर्सेज, जैसे यूट्यूब पे कुछ बच्चों का जवाब दे देता हूँ, अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ड्रीम बैच में एडमिशन लेना चाहते हो, सितांशु सर के बैच में एडमिशन लेना चाहते हो, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में ऊपर पिन होगा, वहाँ का इस्तेमाल करके आप जो है जाके कोर्सेज ले सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा इस बैच का सही से इस्तेमाल करना है, सही से यूज केस करना है। तो अभी मैं चलता हूँ।
कल वापस फिर से आऊँगा। गुड नाइट बच्चा लोग, और नीचे अपना जो है टैग लाइन एक बार वापस से चला लो, ठीक है। आई एम फ्रॉम केनाइटी बट आई वाना लव यू भाई लोग, गुड नाइट। और अपना सब लोग ध्यान रखिएगा, अपना सब लोग ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, जितना प्यार और सम्मान आप लोगों का मिला है, दिल से मेरा शुक्रिया आप सब लोग बच्चों का। 2000 बच्चों ने मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया है ड्रीम बैच को लेके। आज भी एक बच्चे का, पुराने बच्चे का कॉल आया, बोला कि सर एक बात ये बताओ, पढ़ा दोगे ये बैच, पूरा कर दोगे कि नहीं। मैंने कहा आप ड्रीम बैच वाले बच्चों से पूछ के देखो, मैं पूरा कर रहा हूँ या नहीं पूरा कर रहा हूँ, मेरी मेहनत में किसी तरीके की कमी है नहीं। इस बार नहीं होगी, और इस बार जो बच्चे ये सोच के रह जाएंगे कि वो जो सर लेके नहीं जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, लेके नहीं जाएंगे, तो आप ऐसे समझो इस बार लेके जाऊंगा, इस बार पूरा बैच पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और स्पीडोमीटर, हाँ एक सवाल और है, स्पीडोमीटर के लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं। अगर आपको स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करना है तो आप वेबसाइट यूज करो, वेबसाइट पे यूज करोगे, वहां पे लॉगिन करो, लॉगिन करोगे तो स्पीडोमीटर वहां पे अवेलेबल है। मतलब मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं है, लेकिन वेबसाइट पे जब आपका रिवीजन की क्लास जाती है तो आप अपने मोबाइल पे दैडस्टोर.com सर्च करो, वहां पे साइन इन करो। साइन इन करने के बाद जब अपने डैशबोर्ड पे जाओगे, वहां पे भी आपकी रिवीजन वाली क्लास अवेलेबल होती है, रिवीजन वाली क्लास अवेलेबल है तो उसमें स्पीडोमीटर है, वहां से आप रिवीजन के लिए स्पीडोमीटर लगा सकते हो, ठीक है। चलो GFD, अच्छा हैशटैग GFD लिख दो, पूरा पूरा का पूरा सब नहीं लिख सकते हो तो ठीक है। चलो सब लोग अपना ध्यान रखो, गुड नाइट, लव यू, बाय बाय बच्चा लोग।